जो उचित समझो वही करो। फैसला अगर नहीं हो पाया तो चाइना पीछे मुड़ा कैसे? चाइना को वापस मुड़ना पड़ा क्योंकि कैलाश रेंज हमने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया और उनकी पूरी की पूरी मोल्डो गैरिजन कंप्रोमाइज हो गई थी। तो जो उचित करो वाला पार्ट है वो मैंने तो निभा लिया। कब्जे का मतलब क्या होता है? कब्जे का मतलब होता है कि इंडियन आर्मी में किसी जमीन पर बैठा था, मुझे हटाकर चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया। आपको ये बात आज याद आ रही है कि अगर उन्होंने कहा है हजारों किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, तो जनाब आपके पास कौन सा ऐसा फीता है जिससे आपने ये नापा है? आप मेरी फौज के साथ खेल रहे हैं। सरकार सरकार बोलने से सरकार नहीं होती। उस चाइना बॉर्डर के ऊपर सरकार मैं होता हूं। उनको तो यही नहीं पता है कि ये पूरी की पूरी कहानी लद्दाख लेह लद्दाख में हो रही थी, वो डोकलाम से शुरू कर रहे थे। कि कहां लद्दाख और कहां डोकलाम। जनरल नरवणे की बुक, अगर आपको लगता है कि अगर वो बुक है तो आपको आज से 4 साल पहले बोल देना चाहिए था। अगर किसी एक जहाज का एक टायर पंचर भी हुआ है तो आप इसे रिप्लेस करेंगे? कांग्रेस देगी उसमें पैसे? आज तक दिए हैं पार्लियामेंट में। बंद करिए फौज के बारे में बोलना। फौज को फौज रहने दीजिए, उसको आप अपने तरह की मौज मत बनाइए। सरकारों को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज में जीते हैं तो उस फौज को दिखाइए। 56 इंच का सीना अगर आपका है तो उस सीने के अंदर का जो दम है वो आपके अंदर फौज का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और ऐसे समय में जब देश में जनरल नरवणे साहब, फॉर्मर रिटायर्ड जनरल जो हैं हमारे आर्मी चीफ, उनकी किताब पर देश में बहुत कुछ हो रहा है और देश की संसद पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल चली ही नहीं। प्रधानमंत्री तो लोकसभा में बोल भी नहीं सके। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, जनरल साहब की किताब को कोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से एक तरीके से चीन पर जो है सरकार फैसला नहीं कर सकी और कहीं न कहीं सेना को लेकर एक तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश है। और बताया ये जा रहा है कि जो ठीक समझो वो करो। आज भी राहुल गांधी जब सदन में पहुंचे, उन्होंने ये कहा, जो ठीक समझो वो करो। हमारे साथ कर्नल सर हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चूंकि आप प्रकाश जी, आर्मी आपके प्रोग्राम जी, में आने के लिए आपने हमें इजाजत दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आप मिलिट्री में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है मिलिट्री लीडरशिप को कि जो ठीक समझो वो करो, इसका क्या मतलब है? क्या आपको अकेला छोड़ दिया जाता है या फिर आपको फैसले करने के लिए एक तरह का अधिकार और स्वतंत्रता दी गई? बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसलिए है कि हर आदमी इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। मीडिया अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकती है, सरकार अपने तरीके से देख सकती है और मैं और मेरी फौज इसे एकदम अलग तरीके से देखती है। लेकिन आपका वो जो पहले वाला कमेंट है वो मेरे ऊपर उधार रह गया है। आपने कहा चाइना पर फैसला नहीं हो पाया। किसका फैसला नहीं हो पाया? फैसला अगर नहीं हो पाया तो चाइना पीछे मुड़ा कैसे? पेंगेंगसो लेक आपके पास आई कैसे? कैलाश रेंज आपके कब्जे में आया कैसे? डीबीओ ओल्डी से वो हटा कैसे? गलवान की लड़ाई के बाद मुंह तोड़ने के बाद वो पीछे मुड़ा कैसे? पूरी मोल्डो गैरिजन कंप्रोमाइज हुई कैसे? अगर फैसला हुआ ही नहीं, मुझे नहीं पता पॉलिटिकली आप और आप लोग क्या कहना चाहे, वो आपका हक बनता है। लेकिन कृपया कर कर फौज को इसमें मत डालिए। मेरी दरखास्त है पॉलिटिकल पार्टी से, आपका हक नहीं बनता कि आप इसमें पॉलिटिक्स करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रूलिंग लो ऑपोजिशन लो, मुझे नहीं मालूम कौन क्या है क्या। वहां पर एक श्रीमान जी और खड़े होकर बोल पड़े थे कि मैंने बाई चांस ये सुन लिया था, इसलिए मैं आपको बड़े इमोशनली इस पर रिएक्ट कर रहा हूं। वो एक श्रीमान जी ने कह दिया चाइना तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसलिए अलाउड होना चाहिए या नहीं अलाउड होना चाहिए। जनाब, आपको 2 साल बाद 4 साल बाद अब याद आया है? तब क्यों नहीं बोले? तब भी तो यही बोलना चाहिए था। और एक बात बता दीजिए, आज मिस्टर अखिलेश यादव आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी, क्यों भाई अपना कंधा कमजोर पड़ रहा है, तुम क्यों नहीं बोल रहे? तुमने क्यों नहीं एक अर्जी डाली पार्लियामेंट में कि मैं बोलूंगा इस पर?
राहुल गांधी बोल रहे हैं इसलिए उसको सपोर्ट कर दूंगा, मतलब कंधा मेरा नहीं चाहिए। डिस्प्यूट हो, गालियां पड़े, जो भी हो वो दूसरे को पड़े, मेरा नाम ना आए बीच में। चलिए फिर भी एक बड़ी अच्छी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो उचित समझो उसको हम कैसे लें। मैं भी आपको ये जवाब दे सकता हूं कि आपको जो उचित लगता है आप कृपया कर कर उसका इंटरप्रिटेशन अपने लिए ले लीजिए। इसका मतलब तो अच्छा यही हो सर, गया ना जी। जब मैंने आज आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया तो मैंने आपसे पूछा कि सर समय बता दीजिए। हम आमतौर पे गेस्ट से यही पूछते हैं कि सर आप समय बता दीजिए। फिर आपने कहा कि नहीं नहीं प्रकाश जी, आप तय कर लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने एक बार और कहा कि सर आपको जो ठीक लगेगा। आपने कहा नहीं नहीं आप तय कर। मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे फिर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि प्रकाश जिस समय तुम कहोगे उस समय मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। इसका यही ये मतलब मेरा मुझे फेथ लगता है है। आप में, ये मेरा फेथ है हाँ आप में, ये मेरा रिलेशन है आप में, ये आपका रिलेशन है मेरे में। कि मुझे मालूम है प्रकाश साहब ये नहीं बोल सकते कि रात को 2 बजे करूंगा, मुझे मालूम है। जी जी वो जी जी जी। अपनी वो अपनी डिग्निटी और इमेज रखेंगे, मैं भी अपनी डिग्निटी और इमेज रखूंगा कि मैं आपको ये ना बोल दूं रात के 2 बजे करेंगे। इसी को फेथ बोलते हैं, इसी को विश्वास बोलते हैं, इसी को भरोसा बोलते हैं। सो रही बात ज्यादा बड़ी बात कि जो उचित समझो उसका मतलब क्या निकाला जाए। जो उचित समझा गया वो फौज ने किया और उसका रिजल्ट मैं आपको बता दिया। कैलाश रेंज की तरफ आते समय चाइना को वापस मुड़ना पड़ा, क्योंकि कैलाश रेंज हमने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया था और उनकी पूरी की पूरी मोल्डो गैरिजन कंप्रोमाइज हो गई थी। तो जो उचित करो वाला पार्ट है वो मैंने तो निभा लिया, मैंने और मेरी फौज ने निभा लिया। अब आगे बात इसके इंटरप्रिटेशंस की के किताब के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से किसको क्या करना है। मेरा सवाल आपसे वही रहेगा, आपको इतने साल बाद अब याद आया है कि जो उचित करो वो इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। आपको ये बात आज याद आ रही है जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस के थैंक्स गिविंग हो रही है, उसके अंदर आपको याद आ रहा है। मैंने ये सुना है इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा मैं किसी के साथ। राहुल गांधी इज अ लीडर एज फार एज आई एम कंसर्न, जो भी पार्लियामेंट में है उसकी इज्जत होनी चाहिए और मैं भी करना चाहूंगा, लेकिन मौका तो दीजिए। मौका तो आप ही को देना पड़ेगा ना कि मैं आपकी इज्जत कर पाऊं। राहुल गांधी को मैंने ये बोलते सुना, इसलिए ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कि चलिए जी बुक नहीं, मैं बुक को कोट नहीं कर रहा, उनका ये कहना था। सो मैं बुक को मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है उन्हें बोलते हुए कि चलिए जी मैं बुक कोट नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बोले अब मैं आर्टिकल कोट कर रहा हूं, तो चलिए जो भी लीगैलिटी रही होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं ये समझता हूं एज अ डिसिप्लिन्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आपके यहाँ प्रोसीजर है, और राहुल गांधी जी आप कोई नए पार्लियामेंटेरियन तो है नहीं कि रूल्स रेगुलेशन शायद ना पता हो, लेकिन मुझे दिख रहा था कि कुछ ऐसा रूल बन रहा है जहां स्पीकर बोल रहा है कि मैंने अगर ये व्यवस्था कर दी है तो अब इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता। भाई ये तो मैंने अपने कान से सुना है। अब उसके बाद आप फिर इंसिस्ट करें और फिर इंसिस्ट करें और फिर आप टैंक के ऊपर चले जाएं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। फिर तो मैं मेरे तरफ से तो मैं ये भी सवाल पूछ सकता हूं कि प्रकाश जी वो 3 टैंक थे या 4 टैंक थे या 5, ये आपको कैसे पता? जो बोल रहा है कैसे पता? मेरी इनसे दुश्मनी इस बात की भी है कि इन्होंने ये भी कहा था हजारों किलोमीटर की जमीन चाइना ने हड़प ली, कब्जा ली, ये भी कब्जा ली। कब्जा कर लिया। चलिए वेरी गुड, कब्जा कर लिया। बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपने दिल पर हाथ रख के बोलिएगा प्रकाश जी, कब्जे का मतलब क्या होता है? कब्जे का मतलब होता है कि इंडियन आर्मी में किसी जमीन पर बैठा था, मुझे हटाकर चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, तो ये अटैक एब्सोल्युटली, ये मेरे बिल्कुल। ऊपर है, ये अटैक मेरे ऊपर है, मैं मानता हूं। ये मेरा ईगो हैसल है, ये मेरी मेरी इज्जत का सवाल है। ये मेरे चीफ ने, नारायण सर ने पॉइंट ब्लैंक बोला है, गलत है या सही है आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं होता है। उन्होंने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई है। तब किसी ने उनसे पूछा भी कि क्या सही में 1 इंच जमीन नहीं गई है? उन्होंने फिर से रिपीट किया 1 इंच जमीन हमारी नहीं गई है। पता है क्यों? इसको बड़े मेच्योरिटी के साथ समझिए। अगर मैंने किसी जमीन को कब्जा कर रखा है, मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं पेंगैंगसो का, कि अगर पेंगैंगसो में फिंगर 3 पर मैं बैठता था 1992 में और वहां से लेकर
मैं आगे पेट्रोलिंग कर कर वापस आकर उसी पर बैठता था, तो मेरा कब्जा किस पर था ये बता दीजिए। कब्जा तो फिंगर 3 पे ही माना जाएगा, क्योंकि मैं वहां बैठता था। सीधी बात है। क्योंकि अगर उस पर मेरा कब्जा नहीं होता तो वो हो सकता है चाइना आके बैठता। तो इसलिए मेरे कब्जाए वाली जमीन पर वो कभी नहीं आया। यस, अब आती है बात कि किसी पार्टी ने अगर बोला है, और सबसे पहले तो मेरा डिस्प्यूट इस बात का था कि अगर उन्होंने कहा है हजारों किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, तो जनाब आपके पास कौन सा ऐसा फीता है जिससे आपने ये नापा है? एक एक अथॉरिटी कोट करिए कि जहां आपने नाप कर ये बताया हो कि मेरा फला आदमी गया था, वो नाप कर आया 1000 किलोमीटर। 1 किलोमीटर नाप दीजिए। मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर कहीं पर चाइना आएगा तो फॉरवर्ड ट्रुप्स अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे, और वो फर्दर 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 तब आपके पास पार्लियामेंट में, सरकार के पास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो वो बात वहां पहुंचती है। अगर मैंने झूठ बोल दिया, गलत बोल दिया कि हाँ जी वो आ गया है और मैं पीछे हटा हूं, और उसने मेरे तरफ गोली चलाई है और मैं पीछे हट गया और अब वो मेरी जगह पर बैठा है, तो वही खबर आपके पास आएगी। लेकिन ये खबर तो आपके पास नहीं आई, और अगर आई है हजारों किलोमीटर की, तो भाई साहब आपको भी तो प्रूव करना चाहिए। आप मेरे नेशनल मोराल के साथ नहीं खेल रहे हैं, आप मेरी फौज के साथ खेल रहे हैं। सरकार सरकार बोलने से सरकार नहीं होती। उस चाइना बॉर्डर के ऊपर सरकार मैं होता हूं। आई एम दी बिल्कुल सरकार। सही बात है, बिल्कुल मेरे से सही बात है। बढ़कर कोई सरकार नहीं होती। सो कृपया कर बॉर्डर के ऊपर रिलेटेड कोई भी बात करने से पहले हर पार्टी को, हर उम्मीदवार को, हर अथॉरिटी को एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि क्या वो सही बोल रहा है या नहीं। मुझे कोई जरूरत नहीं है प्रूफ करने की कि बालाकोट में 4 पेड़ गिरे और 2 कौवे मरे। मैं क्यों करूंगा प्रूफ? आप करिए ना कि 4 कौवे और 2 पेड़ गिरे हैं। आपका कोई फर्ज नहीं बनता, मैं ही सब कुछ करूंगा। आपका कहना है कि नहीं जी सरकार। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस बात का बड़ा सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन ले, जो उचित लगे वो कीजिए। इसका मतलब मेरे लिए है कि टैक्टिकली उस जमीन के ऊपर वो जो फॉरवर्ड ट्रुप्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप में भाई अभी आप मोल्डो रीजन से मेरे रिज के तरफ चढ़ना शुरू करा है आपने। रिज जो है ना किलोमीटर लंबा है, वो आपने नहीं देखा, मैंने देखा, इसलिए कह रहा हूं। उसी और ये लड़ाई किस लिए होती है? ये लड़ाई होती है स्पंगुर गैप के लिए। मैं नाम अगर देने शुरू करूंगा फिर तो राहुल गांधी साहब को और कांग्रेस को जगह नहीं मिलेगी, चाहे उनके आर्मी वालों को वो साथ बिठा लें। फिर तो मैं ये भी पूछूंगा स्पंगुर गैप की लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी है। फिर तो मैं ये भी पूछूंगा फिंगर 3 और 4 के बीच का दूरी कितनी है, 4 से 5 की दूरी कितनी है, 5 से 6 की दूरी कितनी है, 6 से 7 की दूरी कितनी है। सर आप तो यहाँ इतनी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, उनको तो यही नहीं पता है कि ये पूरी की पूरी कहानी लद्दाख, लेह लद्दाख में हो रही थी। वो डोकलाम से शुरू कर रहे थे मैं कि तो डोकलाम मैं की अभी लड़ाई में मैं आपको ये बोलने ही वाला था कि कहां लद्दाख और कहां डोकलाम। आप जोड़िए, बताने वालों आप ने यही नहीं कंफ्यूज है। बताया उनको कि भाई साहब कोई और कहानी है, डोकलाम देखिए, उधर है, मैं नॉर्थ ईस्ट में। मैं मैं पार्लियामेंट मेरा डेमोक्रेसी का मंदिर है। उस मंदिर में फ्रीडम डेमोक्रेसी की पूरी पूरी होनी चाहिए। अगर मैं बाई चांस, अगर मेरे को कल कोई बोल दे कि हाँ भाई चलिए आप वहां बैठे हैं और इस तरह की बात होनी चाहिए या नहीं, मैं इस समय उस समय ये जरूर बोल सकता हूं। ये बात आज इस समय नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस का थैंक्स गिविंग है। ये इस समय बाकी मुद्दों को उठाने का टाइम नहीं है। सीधी बात है। आप एक बार और अर्जी लगाइए, आपकी बात मानी जाएगी। और अगर आपको लगता है कि सरकार आपको नहीं बोलने दे रही, तो आप अपनी औकात बढ़ाइए, निकल कर आइए 300 एमपीज लेकर, जहां सिर्फ आप ही की बात चलेगी। लेकिन इसमें फौज को मोहरा बना रहे हैं आप, जनरल नरावने को मोहरा बना रहे हैं, ये गलत बात है। कब कहा जनरल नरावने ने आपको कान में आकर या आपके दिल के अंदर घुसकर कि जी इस उचित कार्रवाई का मतलब गलत है या सही है? आप बता दीजिए। कहीं पर भी अगर उन्होंने ये कहा हो कि हाँ भाई ये गलत है, और उन्होंने डिसीजन लिया, इसलिए आर्मी कमांडर ने डिसीजन लिया। आप नवनीत से पूछ लीजिए जो कोर कमांडर थे, नवनीत बता देगा कि जनाब हमने डिसीजन क्या लेना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये एक फर्क होता है एक कर्नल और जनरल में। कर्नल जमीन पर काम करता है,
उस कैलाश रेंज के ऊपर काम करने वाला जो कर्नल है, आप उससे पूछिए। आपको लगता है कि मेरे पास उस समय इतना टाइम होता है कि पहले मैं वेट करूंगा कि अरे जनाब यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, अभी ना पहले पता कर लेते हैं, तब तक हाथ टेप लूं? इट इज अ लाइव सिचुएशन मिस्टर, इट इज अ लाइव बर्निंग सिचुएशन। आपके सामने टैंक अगर आ रहा है, अगर आपको उसकी आर्टिलरी दिख रही है, और आपको क्या लग रहा है कैलाश रेंज पे चढ़ने का मतलब, उन्हें नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। कैलाश पर चढ़ने का मतलब ऑफिशियली आप इसको डॉक्यूमेंट कर वेरीफाई कराकर कर लीजिएगा। एक शब्द गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा। आपको क्या लग रहा है मेरे टैंक क्या भजिया तल रहे थे? वो ले में थे, वो भी कैलाश रेंज के रिवर्स साइड में थे। मेरी आर्टिलरी रिवर्स साइड में थी। एज फार एज आई एम कंसर्न, बड़ी छोटी सी रैंक से उठकर मैं बात कर रहा हूं। एज फार एज आई एम कंसर्न, इट वाज अ सुसाइडल मिशन ऑफ चाइनीज टू ट्राई एंड डू दैट। एक ओपन खुले मैदान में, जहां आपके पास एक पेड़ नहीं है, एक टीला नहीं है, अगर आप मेरे तरफ आ रहे हैं तो यह आपके लिए सुसाइडल मिशन है। लेकिन यस, मैं ये मानता हूं इस बात को, सरकार के अपने कंस्ट्रेन होते हैं, मेरे अपने कंस्ट्रेन होते हैं। मेरा कंस्ट्रेन उस समय सिर्फ ये था कि यस, क्या मैं वो आर्टिलरी खोलूं या ना खोलूं, या मेरे टैंक वर्सेस टैंक बैटल में आए या ना आए, और उस तरह वॉर एस्केलेट होगी या नहीं होगी। बड़ी सीधी बात है। सो कृपया कर इस बात को इंटरप्रेट करना पॉलिटिकली पॉलिटिशियंस कर ले, लेकिन मुझे इंक्लूड ना करे, मेरी फौज को इंक्लूड ना करे, मेरे चीफ को इंक्लूड ना करे। आपका कंधा अगर कमजोर है, बदलिए अपना कंधा, मेरा कंधा इस्तेमाल मत करिए। हमें अगर कुछ बोलना है, हमारे चीफ ने अगर कुछ बोलना है, वो अपने आप बोलेगा, और उसे बोलने की इस समय बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला चल रहा है। हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। आपको अपनी पॉलिटिक्स साधनी है, आप पार्लियामेंट में लड़िए, झड़िए, मरिए, जो मर्जी है करिए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप उस गेम में हैं, आप उस प्रोफेशन में हैं, आप उसके अंदर घुसे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में बात करने के लिए आपको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो सिर्फ ये दिख रहा है कि मिस्टर गांधी, यू आर नॉट बीइंग फेयर, यू आर नॉट बीइंग फेयर टू द आर्मी, यू आर नॉट बीइंग फेयर टू जनरल नरवणे। क्योंकि जनरल नरवणे की बुक, अगर आपको लगता है कि अगर वो बुक है, तो आपको आज से 4 साल पहले बोल देना चाहिए था। ये तो बड़ी पुरानी कंट्रोवर्सी है, आज की थोड़ी ना है। आपने यही मौका क्यों चुना? मिस्टर अखिलेश यादव, आप अगर मजे ले रहे हैं कि चाइना बहुत बड़ा सीरियस इशू है, आपको 4 साल पहले याद नहीं आया, डोकलम के टाइम याद नहीं आया, और यांगसे में आपको काम नहीं आया। ये तो यांगसे में भी यही बोला गया था, अरुणाचल प्रदेश में, कि फौज को पिटवा रहे हैं। ये वर्ड थे, पिटवा रहे हाँ हैं। सर, ये तो सदन में कहा कि चीनी सेना हमारी आर्मी को पीट रही है। तो फिर कहां पीट रही थी? और वो इंसिडेंस मुझे पता है, वो यांगसे का है, मैं वहां रह चुका हूं। यांगसे में मैं आपको बस यही कह सकता हूं कि अगर पीटने की काबिलियत है तो वो सिर्फ इंडियन आर्मी की है, क्योंकि हम उस जगह पर बैठे हैं जहां वो नीचे वाले स्लोप से मेरे तरफ आएंगे, और जब वो मेरे तरफ आएंगे, आई कैन प्ले मैरी हेल विद देम। ये एक अपना अपना एरिया वाइज और हमारे और चाइना के बीच में एक सो कॉल्ड एग्रीमेंट है, जिसको हम निभा रहे हैं कि हम गोली नहीं चलाते। दे वुड हैव बीन सिटिंग ड्रग्स इवन इन यांगसे। और अगर आपको याद हो, मेरी पंजाब पलटन, वहां पर जो फेंसिंग लगी हुई थी, कंसंटीना कॉइल, जिसके दूसरे साइड चाइनीज आकर खड़े हुए थे, हमारे बंदे उस डंडे से कंसंटीना कॉइल को पीट रहे थे कि इसको क्रॉस नहीं कर देना, इसको मत छू देना। अगर वो इतनी जाबाज फौज थी और ज्यादा नंबर में थी, तो रुकी क्यों? आपने कह दिया, मैं पिट गया। वाह भाई वाह। मैं भी कह सकता हूं, ऐसा नहीं है मां बहन भाई करना हमें नहीं आता, आता हमें फौज में भी है। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकली अलाइव नहीं है, हमें सब पता है पॉलिटिकली, लेकिन हम अपनी दायरा रखते हैं, हम अपने दायरे में रहना चाहते हैं। आप लोग पार्लियामेंट में हो, हमारे लिए आप रिस्पेक्टेबल हो, बट रिस्पेक्टेबल बातों के बीच में आर्मी की कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि दसियों ऐसी और चीजें भी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी होती हैं। हर वो चीज जो हम ग्राउंड पर करते हैं, अगर मैं आपको आज बता दूं, चलिए, कि हमारे तो दसियों एयरक्राफ्ट, और दसियों बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमारे हेलीपैड पे लैंड हुए हैं गलती से और चले गए। अब इसके पीछे वॉर करनी है,
है हिम्मत? है हिम्मत? और आज की बात नहीं कर रहा, अगर आप बोल दें 10 साल में हुए हैं, ये 20 साल से हो रहा है, ये मेरे टाइम से हो रहा है। क्या हमने कहीं कोई गलती करी है? मैं आपको ये पेंगेंगसो का ही बता रहा हूँ। पेंगेंगसो में दूसरी साइड आई, हमने कहा दौड़ लेते हैं, आज इनको सॉर्ट आउट कर देते हैं। इट कुड हैव क्रिएटेड अ वॉर अगर हम गोली चला देते। उनकी पेट्रोल आती है, हम रुक जाते हैं, हमारी पेट्रोल आती है, वो रुक जाते हैं, हम दोनों की पेट्रोल आती है, हम दोनों रुक जाते हैं, अपना झंडा लगाते हैं कि भाई यू आर एंटरिंग अ रॉन्ग एरिया, प्लीज गो बैक। और मुझे एक बात बताइए ना, आपको अगर ये पता करना है एक सेकंड के लिए कि वहां पर हजारों किलोमीटर जमीन गई या नहीं गई, क्योंकि अब आप खुद तो कमिट कर नहीं रहे, वॉक अक्रॉस टू द डिफेंस मिनिस्टर एंड आस्क हिम। आपको ये टीवी का माध्यम क्यों चाहिए? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताइए, इन्होंने तो ये भी पूछा है ना कितने जहाज गिरे, हाँ सर, पूछा है ना? पूछा। राफेल ठीक है को ना? लेकर स्पेसिफिक पूछा है। हाँ ठीक है ना, पूछा है ना। मैं पूछता हूं, तुम बताओ मुझे कि तुम्हारे 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 पास क्या खबर है जो जहाज गिरे? और मेरा भी तो सबसे हक है ना। दिलचस्प बात यह है कि इनको ये नहीं जानना कि जी आपने जो ऑपरेशन किया इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, वो तो पूछ ही नहीं पाकिस्तान को रहा कोई। क्या-क्या तबाही हुई, वो नहीं जानना उनको। उनको वो ये जानना है कि नहीं राफेल बताइए, राफेल कितने गिरे? जनाब, मैं तो डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको अलाउ करता हूं कि आप सवाल पूछिए, इवन मीडिया शुड आस्क मी, कोई डाउट नहीं है मुझे। मुझे मेरा दायरा पता है, मुझे मेरी औकात पता है कि मुझे क्या करना है एज अ फौज। मैं जानना चाहता हूं, आप अगर मेरे से पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तुम बताओ कितने जहाज गिरे। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन कितनी तगड़ी है। भाई अगर जहाज गिरने होते और गिरे होते तो डीजीएमओ बताते, पीआरओ बताते, और मान लो मेरी बात, अगर उसका एक टायर पंचर भी हुआ है, अगर किसी एक जहाज का एक टायर पंचर भी हुआ है, तो आप इसे रिप्लेस करेंगे? कांग्रेस देगी उसमें पैसे? कांग्रेस बोलेगी कि चलिए जी हम अपने कांग्रेस फंड से उस टायर के पैसे देते हैं? आज तक दिए हैं? मेरे लिए तो जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, या मेरे मोराल का मामला है कि वन रैंक वन पेंशन आपने नहीं दी मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आज तक फौज लड़ रही थी कि चलिए जी हमें पूरी की पूरी वन रैंक वन पेंशन नहीं दी बीजेपी गवर्नमेंट में। आपने क्या कर दिया? आप फौज के साथ खड़े हुए कहीं पर भी? आप देश, फिर तो ये वाली बात है कि अगर एक आर्टिकल को अगर पार्लियामेंट में डिस्कस करना है तो प्रकाश जी और मैं कल सवेरे से रोज एक आर्टिकल भेज दिया करेंगे, डिस्प्यूटेड आर्टिकल, तो वो तो सारे डिस्कस होने चाहिए। किसी ने एक कागज पकड़ा दिया, आपने लेके पढ़ के उसके ऊपर बात कर ली, आपको लगा मैंने बहुत बड़ी चीज कर दी। दिस इज नॉट फेयर। एज अ पॉलिटिकल पार्टी यू हैव टू बी फेयर। मैं नहीं जानता कि आपकी क्या मजबूरी है क्या नहीं, बट मुझे मजबूर मत करिए, अपनी फौज को मजबूर मत करिए कि वो कहीं पर भी खुलकर अगर एक बार बोल पड़ी तो आपको नहीं पता कि आपको सर सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। हमें उतना कुछ भी पता होता है फौज में। एक बहुत पुराने टाइम की बात है, एक आर्मी कमांडर से एक सीएम ने पूछा था, मैं तो नाम ले लेता हूं कोई बड़ी बात नहीं, अरुणाचल त्रिपुरा की बात कर रहा हूं मैं, आप चेक करवा लेना, कि उनके सीएम साहब ने कहा था कि फौज जो है वो हमारे अंडर डिप्लॉय होगी। आर्मी कमांडर ने मेरे सामने, क्योंकि मैं उनका एलओ ऑफिसर था, सामने कह दिया था आर्मी कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट के नीचे कभी डिप्लॉय नहीं होती, आर्मी अपने आप डिप्लॉय होती है। आप नहीं बताएंगे मुझे कि मैं कहां डिप्लॉय होऊंगा, आप मुझे ये बताइए कि आपका कौन सा इलाका डिस्टर्ब्ड है। मेरे लोग डिसाइड करेंगे कि हम कहां डिप्लॉय होकर चीजों को कंट्रोल कर सकते। हमें सब पता होता है, ऐसा नहीं है हमें नहीं पता, कौन कहां कितनी अप्स एंड डाउन्स कर रहा है, ये सब। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट में बंद करिए फौज के बारे में बोलना। और अगर बोलना ही है तो मेरे ईसीएचएस का पैसे बढ़ाने की बात करिए, मेरे जहाज खरीदने के पैसे। आप एक बता दीजिए, बजट आया है, किसी ने कह दिया कि कोई खास बात नहीं है, अच्छा एक काम करिए ना, हर एक ऑपोजिशन पार्टी को बोलिए आप अपना अपना बजट पेश करिए, देखते हैं आप कैसे मैनेज करोगे। लेट अस सी इट दैट वे। इस साल से लेकर अगले साल तक का टाइम दे रहा हूं प्रकाश जी, चैलेंज करता हूं कि कोई एक पार्टी बजट, मेरा जो फौज का बजट है वो 4% करके दिखा दे।
मैं भी तो देखूं आपके पास पैसे कहां से आएंगे। अरे हमें मालूम है हमें पैसा चाहिए फौज में, हमें मालूम है हमें राफेल के लिए पैसा चाहिए, हमें मालूम है हमें स्ट्राइकर्स खरीदने हैं, हमें मालूम है, ऐसा नहीं कि हमें चीजें नहीं पता है। लेकिन पैसा अगर 1 ही रुपया है तो उस 1 रुपए में से बाकी चीजें भी चलनी है और मेरी भी चलनी है। मैं तो कहूंगा कि फौज को ज्यादा मिलना चाहिए। आप बोलिए इन लोगों को, किताब के पीछे पड़े हुए हो, अरे जनाब फौज के साथ खड़े होके तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं, डिमांड तो करो। आपके पास 35 लाख एक सर्विसमैन है, वोट बैंक, आप उनके लिए 2 पैसे ईसीएचएस में बढ़ा के तो दिखाओ। कुछ मत करो, कम से कम यही टेकअप करके, अगर है हिम्मत तो टेकअप करके दिखा दो कि कंप्लीट कैंसर पेशेंट के जो चार्जेस हैं वो ईसीएचएस बियर करेगा। मैं देखता हूं आप कैसे करवा दोगे। मैं रो रहा हूं यहां कि मेरे कैंसर पेशेंट एक्स सर्विसमैन को पूरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही। ये क्रिब नहीं है, ये कंस्ट्रेन है। राफेल मुझे चाहिए, मैंने नहीं कहा, धनोआ साहब ने कहा कि 46 अगर हमको चाहिए स्क्वाड्रन, और अगर नहीं है हमारे पास तो हम टेक्नोलॉजी का वेट नहीं करेंगे कि 20 साल बाद आएगी, हमें आज चाहिए। एपी सिंह साहब ने कहा, लोगों ने कहीं की कोई बात, आज तक आप मेरे को एक डिमांड बता दीजिए, एक सिंगल डिमांड के पार्लियामेंट में किसी इनमें से लोगों में से उठाई हो, ये जो सो कॉल्ड नहीं नहीं, ये तो थानेदार यही बन रहे पूछते हैं। हैं, ये तो ये कहते हैं कि हमारी सेना पिट रही है, चीन ने इतना कब्जा कर लिया। अब आप ये समझो ना सर, बेसिक कि जिस भी आदमी ने लिख के दिया, लिखने वाले ने ये नहीं बताया कि भाई साहब ये पूरी कहानी लेह लद्दाख वाले रीजन की है, ये डोकलाम की कहानी कुछ और है। वो डोकलाम डोकलाम करते रहे अपने भाषण में। दूसरा एक और चीज मैं समझना चाह रहा था सर, कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि देश में राफेल आएंगे कि नहीं आएंगे, आर्मी को हथियार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसके लिए ये सरकार पे कभी प्रेशर नहीं बनाते। लेकिन ये पूछते हैं कि बताओ वहां कौआ मरा कि लोग मरे, बताओ कितने राफेल गिरे। जब इस सब तरह की चीजें होती हैं, और हमने देखा है, ये तो आंखों के सामने है कि भाई इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी एक समय पे बिल्कुल आमने सामने थे, और अब दोनों ही सेनाएं वापस हैं। तो ऐसा कुछ तो हमने अचीव किया है कि वो चीन जो बुली करता है अपने पड़ोसियों को, वो हमारे सामने से पीछे हटा। गलवान में जब वो डिटेल्स नहीं आई लंबे समय तक कि भाई कितने चीनी सैनिक मरे, बाद में आए कि पूरा का पूरा कब्रिस्तान बनाया हुआ है, 40-50 लोगों को एक साथ बरी किया, वहां पर जलाया हुआ है, रखा हुआ है। ये पूरी कहानी देश ने देखी है। ये आखिर क्यों ऐसा चाहते हैं कि सेना को लेकर एक भ्रम की स्थिति में देश को डाला जाए? ये ऐसा ये क्या ये कारण है, क्यों होना ये चाहिए सवाल ऐसा? ये सवाल जायज है, ये सवाल जायज है। और ये सिर्फ आप मेरे से इसलिए पूछ पा रहे हो क्योंकि मैं फौजी हूं, क्योंकि मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, कोई मेरी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि आजकल पॉलिटिक्स में फौज के नाम का एनकैशमेंट बड़ा जरूरी है, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो नॉन रूलिंग हो। मैं तो ये भी कहूंगा और जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये अकेले ही कर रहे हैं, ये नेगेटिव कर रहे हैं, दूसरा पॉजिटिव कर रहा है। भाई अल्टीमेटली कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बात क्लेम कर रही है कि हम जीत रहे हैं क्योंकि हमने अपनी फौज को ये छूट दी है, ये छूट दी है, ये किया है। ये ढूंढ रहे हैं उसमें गलती है कि नहीं जी नहीं, आपकी फौज पिट रही है क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है। हम भी कुछ नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। मैं एक रीजन नहीं पा सकता कि इंडियन आर्मी अगर कहीं सक्सीड करती है, कहीं पर भी सक्सेस लेती है, उसका क्रेडिट सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं जाता है, उसका क्रेडिट हमारे पार्लियामेंट को जाता है, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट उस पार्लियामेंट से निकलती है, मेरी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी उस पार्लियामेंट की है। अगर वहां पर आपको कहीं ऊंच और नीच दिखती है, आप लड़िए, आप सवाल पूछिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन कृपया कर मेरे नाम से बंद करिए, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो। मुझे लगता है बहुत ज्यादा, अपने डीजीएमओ घई साहब ने भी ये कहा कि बहुत ज्यादा फौज का नाम पॉलिटिकली लेना एक अच्छी बात नहीं है, इट शुड बी डिस्करेज्ड। और मैं इसको पूरी तरह सब्सक्राइब करता हूं कि फौज को फौज रहने दीजिए, उसको आप अपने तरह की मौज मत बनाइए कि कल कोई कहीं किसी को जो मन में आए वो बोल ले और वो निकल ले।
अगर आप कुछ बोल रहे हैं फौज के बारे में, आपकी अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, आप भी उतने ही अकाउंटेबल। आप एक बात बताइए, क्या फर्क पड़ता है कि मैं बोलूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का खौफ है कि नहीं जी, अगर ऑनरेबल नहीं बोला तो पता नहीं कोई चाहे दिल से गाली दे रहे हो। तो यही बात हो रही है कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप अपने देश की आर्मी के बारे में रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जरूर दें। इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से कटें और बचें। कंट्रोवर्सी खड़ा करना है आपके पास आज के बाद, इसका मतलब टॉपिक ही नहीं है सिवाय एक आर्टिकल और एक किताब के। और उस किताब का जो हकदार है वो बड़े सीधे सीधे शब्द, स्पष्ट शब्दों में बोल रहा है कि मैंने किताब लिखी थी, मैंने पेंगुइन को पकड़ा दी, अब ये उनका और सरकार का मामला है कि वो कब क्लियर होगी या नहीं होगी। ये तो मेरी स्टेटमेंट नहीं है ना। या तो आप एक बात बताइए, उन्होंने बोला हो कि सरकार मेरी किताब पब्लिश नहीं करने दे रही, या तो ये बोले वो, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो जिम्मेदार बंदा है। जनरल नरावने इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रैम रॉड स्टेट बैकबोन वाला बंदा है। और अगर उनकी इज्जत करता हूं तो इस बात की जरूर करता हूं कि अगर वो इतना सीधा रीढ़ की हड्डी का स्ट्रांग बंदा है तो वो ये बोलने में कभी नहीं कतराएगा कि सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया। वो उस कैटेगरी का आदमी है। दुनिया भर को पता है कि अग्निवीर उन्हीं के टाइम आई और उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर के अंदर ये खामी है, इसे कंप्लीट करिए। उसको 20,000 तनख्वाह से काम नहीं चलेगा, वो कोई लेबर नहीं है कि ठीक है हमें फौज चाहिए लेकिन 30,000 से कम उसकी तनख्वाह हो ही नहीं सकती। और आप देख रहे हैं कि वो 30,000 हुई। चीफ और आर्मी की पॉलिटिसाइजेशन बंद करिए, डिस्कशन करने बंद करिए। मैं मानता हूं कि सरकार के पास यह हक है कि अगर वो फौज को छूट दे रही है ऑपरेशन सिंदूर करने का, तो उस ऑपरेशन सिंदूर का ताज सरकार पहनेगी। पता है क्यों पहनेगी? क्योंकि अगर आप नहीं पहनेंगे और ठीक से नहीं पहनेंगे तो पाकिस्तान वाला हाल होगा कि हार कर भी वो जीत गए, हार कर भी उनका सीडीएस बन गए, हार कर भी वो फील्ड मार्शल बन गए, पूरा देश कवर अप हो गया। पूरे देश हमारे यहां सवाल पूछने शुरू हो गए कि भाई अगर वो फील्ड मार्शल बना है तो इसका मतलब हमारे यहां जहाज गिरा है। वाओ, क्या बात है, सोचिए आप। इसलिए सरकारों को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर आप किसी चीज में जीते हैं तो उस फौज को दिखाइए, बताइए मत, अपने लिए मत क्रेडिट लीजिए। 56 इंच का सीना अगर आपका है तो उस सीने के अंदर का जो दम है वो आपके अंदर फौज का है, इसमें कोई बुराई नहीं। बट ओवरऑल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि एक ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकली खड़ी करने की जो कोशिश करी जा रही है वो देश के लिए अच्छी नहीं है, फौज के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपसे इसी तरह से अलग अलग विषयों पर डिफेंस संबंधित हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे सर। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।